हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। माय नेम इज़ रश गुप्ता और हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं यूपीएससी पॉलिटी के पीवाईक्यू की सीरीज। सो आज हम लोग लेंगे 2022 के पॉलिटी के पीवाईक्यू के क्वेश्चंस। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल टाइम। पहला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Pursuant to the report of H.N. Sanyal Committee, the Contempt of Courts Act 1971 was passed. ओके तो ये एक कमिटी के बारे में है और यहाँ पे वो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। चलिए चलो सबसे पहले अज्यूम करते हैं कि मेरे को नहीं पता है कि ये कमिटी में क्या रिकमेंड किया गया है। क्लियर, तो इसको मैं अभी एज इट इज रखता हूँ। सेकेंड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्फ। तो यस, हमको पता है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है, सुप्रीम कोर्ट को वो प्रोवाइड करेगा पावर ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अंडर आर्टिकल 129, राइट। एंड हाई कोर्ट को ये पावर दिया गया है अंडर आर्टिकल 215। क्लियर, तो यस, तो ये स्टेटमेंट तो सही है, ये मतलब आपका कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। क्लियर, सो देखो बेस्ड ऑन दिस फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट, मैंने यहाँ अगर पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो अगर मैं यहाँ पे एलिमिनेशन अप्लाई करता हूँ तो देखो ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी ऑटोमेटिकली हो जाता है एलिमिनेट। क्लियर, अब यहाँ पे क्या बचा, ए और बी। अब देखो ए और बी में भी देखो 1 और 2 ये दोनों में कॉमन है। सो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कहना इसे कि स्टेटमेंट नंबर 1 भी सही है। क्लियर, सो देखो यहाँ पे आपको ऐसा ही एप्लीकेशन यूज करना होगा इन दी एग्जामिनेशन। सबको हर चीज पता हो वो पॉसिबल नहीं होगा, तो यहाँ पे हमको एलिमिनेशन ही यहाँ पे अप्लाई करना है। क्लियर, और ये चीज यूपीएससी को भी पता है कि एस्पिरेंट्स है उनको हर चीज नहीं पता होगी, कितना पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर, सो देखो यहाँ पे अब देखो ए और बी में 3 तो है ही नहीं। सो बट ऑब्वियसली कि 3 स्टेटमेंट जो है वो तो गलत ही होगा। क्यों, देखते क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया ही नहीं है कि व्हाट इज सिविल कंटेम्प्ट एंड व्हाट इज क्रिमिनल कंटेम्प्ट। ये आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के अंदर ही डिफाइंड है। क्लियर, एंड अब आता है फोर्थ, इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ओके, तो यस ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये आपका क्लियरली आर्टिकल 142 के अंदर मेंशन है, राइट, कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉज रिगार्डिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट। एंड बट ऑब्वियस है यार, लॉ मेकिंग अधिकार चलो स्टेट के पास नहीं होगा, एंड इफ टॉक अबाउट जुडिशरी तो इवेंचुअली पार्लियामेंट तो लॉ बना ही सकता है। अगर पार्लियामेंट लॉ नहीं बना तो कौन लॉ बनाएगा। क्लियर, सो अगर मैं ये लॉजिक भी अप्लाई करता हूँ तो ये लॉजिक से मेरा यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट भी राइट हो ही जाएगा। तो इसका आंसर क्या आता है, बी, 1, 2 एंड 4। क्लियर, सो देखो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन था ये, राइट। यहाँ पे सिर्फ आपको एक एप्लीकेशन ऑफ माइंड ही अप्लाई करना है और कुछ नहीं है। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, द गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म्स आर recognized as advocates, but corporate lawyers and patent attorneys are excluded from recognition as advocates. ओके, अब इसको ही आप पढ़ो कि अगर कोई पर्सन लॉयर है तो उसको आप एडवोकेट बनने से कैसे मतलब रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि पेटेंट अटॉर्नी, व्हाट डू मीन पेटेंट अटॉर्नी, उसका मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ पेटेंट वाले जो केसेस है उसके रिगार्डिंग ही डील करेगा। क्लियर, बट वो एडवोकेट तो बन ही सकता है ना। ओके, ये सिंपल लॉजिक है, तो इसको मतलब पढ़ के आइडिया आ जाता है कि ये तो गलत ही होगा। क्लियर है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज रॉन्ग। Bar Council have the power to lay down the rules regarding legal education and recognition of law colleges. Yes, Bar Council of India को हमने ये अधिकार दिया है। ओके, कि वो भी हमने अधिकार दिया अंडर द एडवोकेट्स एक्ट। ये चीज मेंशन है अंडर द एडवोकेट्स एक्ट 1961, जहाँ पे हमने ये कहा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पे करिकुलम एंड लीगल स्टैंडर्ड सेट कर सकती है रिगार्डिंग कॉलेजेस एंड लॉ एजुकेशन। ओके, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा। पूछा क्या गया है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या आएगा, बी, 2 ओनली। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन
रिक्वायर्स प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा आंसर जो है वो यहाँ पे सही आएगा। क्लियर? सो सिंपल है, एक एलिमिनेशन ही लगा दो। अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिक्वायर्स अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नहीं, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। क्लियर कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पे देखने जाऊँ तो यहाँ पे सिंपल एलिमिनेशन अप्लाई किया, ओके, और स्ट्रेट फॉरवर्ड में आंसर पे आ गया बी 2 and 3 ओनली। ओके, देखो यहाँ पे सिर्फ एक स्टेटमेंट बड़ा और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ चुका है। बट चलिए पढ़ते हैं बाकी के दो स्टेटमेंट भी। When a constitution amendment bill is presented to the president, it is obligatory for the president of India to give his or her assent. क्लियर? तो यस, ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि अंडर 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971, ओके, ये एक्ट के अंदर हमने ये बोल दिया था कि इट इज नाउ प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगा टू गिव हिज असेंट। सो प्रेसिडेंट हैज नो वीटो पावर रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। सो अगर पार्लियामेंट में से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल दोनों हाउस से पास होकर अगर वो प्रेसिडेंट के पास गया है तो प्रेसिडेंट को असेंट देना ही देना है। वहाँ पे वो कोई भी टाइप का अपना वीटो पावर यूज नहीं कर सकता। थर्ड, a constitution amendment bill must be passed by both the Lok Sabha and Rajya Sabha by a special majority and there is no provision of joint sitting. Yes. क्लियर? तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। तो आंसर क्या आएगा? बी 2 and 3 ओनली। क्लियर? चलिए सॉरी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया classifies ministers into 4 ranks: cabinet, cabinet minister, minister of state with independent charges and minister of state and deputy minister। अगर आप देखने जाओ सिंपल है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे पहले आर्टिकल 352 के अंदर हमने पहली बार यहाँ पे वर्ड जो था हमने कैबिनेट यूज किया था। क्लियर है? एंड दूसरा यहाँ पे जो मिनिस्टर हमने यूज किया है, दूसरा हमने यूज किया अंडर आर्टिकल 74। क्लियर? और वो जो बेसिकली वर्ड है वहां पे हमने यूज किया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और वहां पे कहीं पे नहीं लिखा है कि मतलब डेप्यूटी मिनिस्टर भी आएगा, राइट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, नहीं। क्लियर? एंड कॉन्स्टिट्यूशन वो सिर्फ 3 ही क्लासीफाई करता है: यूनियन मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड कैबिनेट मिनिस्टर। राइट, डेप्यूटी मिनिस्टर जैसा कुछ है ही नहीं वहां पे। तो ये स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट स्टेटमेंट, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग पीएम shall not exceed 15% of the total number of members in the Lok Sabha। ओके, तो यस, ये स्टेटमेंट सही है कि एग्जीक्यूटिव की जो स्ट्रेंथ है दैट शुड नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। क्लियर? और ये चीज हमने की थी थ्रू 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। सो थ्रू 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 हमने ये एक बोल सकते हो कि बार सेट कर दिया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर की जो स्ट्रेंथ है दैट शुड नॉट एक्सीड 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, नॉट ऑफ पार्लियामेंट है, याद रखना, स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा है, नॉट ऑफ होल पार्लियामेंट। चलो, तो इसका आंसर क्या आएगा? क्या पूछा है? कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? इसका आंसर क्या आएगा? बी 2 ओनली। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Okay, which of the following is or are the exclusive powers of the Lok Sabha? कि यहाँ पे जो दिए गए हैं उसमें से कौन सा सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव पावर है ऑफ लोकसभा? पहला है टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, दूसरा है टू पास द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और तीसरा है टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो हमको पता है कि अगर मेरे को प्रेसिडेंट को इम्पीच करना हो तो इसका जो बिल है इट हैज टू बी पास फ्रॉम बोथ हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा। क्लियर?
नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन ओनली बी ब्रॉट इन लोकसभा ओनली, नॉट इन राज्यसभा। सो देखो यहाँ पे 3 तो निकल ही गया है एलिमिनेशन से। ओके 2 तो है ही। अब बताओ रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, नहीं, यहाँ पे रेटिफाई जो है वो यहाँ पे वो मतलब दोनों हाउस करेगा। क्लियर, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी 2 ओनली। क्लियर, सो दिस इज द आंसर। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया। और पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। पहला, द लॉ स्पेसिफाइज दैट अ नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर cannot join any political party within 6 months of being appointed to the house. This statement is wrong. जब भी कोई हम लोग पर्सन को नॉमिनेट करते हैं एज अ मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो वहां पे हम उनको 6 महीने तक का टाइम देते हैं टू डिसाइड कि आपको कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी है, राइट। एंड अगर वो पर्टिकुलर लेजिस्लेटर अपना डिसीजन नहीं देता है विद इन 6 मंथ, तो बाय डिफॉल्ट ही और शी विल बी कंसिडर्ड एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। सो बाद में वो 6 महीने के बाद वो कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते। एंड अगर वो 6 महीने के जो डेडलाइन है वो खत्म होने के बाद अगर वो कोई भी पार्टी ज्वाइन करता है, ओके, तो वहां पे राइट ही और शी विल बी सब्जेक्ट टू एंटी डिफेक्शन। क्लियर, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। क्लियर, दूसरा, द लॉ डज नॉट स्पेसिफाई और प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड अ डिफेक्शन केस। यस, ये स्टेटमेंट सही है, राइट। इन केस ऑफ एंटी डिफेक्शन, स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा। तो जब भी कोई डिसक्वालिफिकेशन का केस आएगा रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ इन फ्रंट ऑफ स्पीकर या चेयरमैन, तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं है कि भाई स्पीकर को या चेयरमैन को अपना फैसला ये टाइम फ्रेम में आपको दे ही देना है, नहीं। और दूसरा रूल यहाँ पे ये भी है कि जब तक स्पीकर अपना फैसला या चेयरमैन अपना फैसला नहीं देते हैं, तब तक वो पर्टिकुलर मेंबर जो है वो अपना डिसक्वालिफिकेशन कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता। क्लियर, तो ये याद रखना, रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन कोई टाइम लिमिट स्पेसिफाई नहीं की गई है। क्लियर, तो इसका आंसर क्या आता है, बी 2 ओनली। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया and solicitor general of India are the only officers of the government who are allowed to participate in the meetings of the parliament of India. ओके, तो बट ऑब्वियसली सिर्फ हमको इतना पता है, यहाँ पे हमने बुक्स में ये भी पढ़ा है कि एजी जो है अटॉर्नी जनरल, उनको यहाँ पे पार्लियामेंट की किसी भी सीटिंग में बैठना या पार्टिसिपेट करना या बोलने का अधिकार है विदाउट द राइट टू वोट। वो वहाँ पे सिर्फ वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन वो मीटिंग में बैठ सकता है, पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑफ एनी हाउस। लेकिन यहाँ पे जो सॉलिसिटर जनरल जो है उनके पास ये अधिकार नहीं होता। एसजी जो होगा, राइट, वो पार्लियामेंट की किसी भी प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। क्लियर, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो हो जाता है गलत। क्लियर, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंटेड हिम रिजाइंस। कि अगर मतलब जो एजी जो है उसको रिजाइन करना होगा एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना, अगर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो रिजाइन कर देती है तो नहीं। जनरली ट्रेडिशन यहाँ पे वो होता है कि जो गवर्नमेंट एजी को अपॉइंट करती है, सो अगर वो गवर्नमेंट पावर से बाहर चली जाती है तो वो एजी को स्टेप डाउन कर देना होता है फ्रॉम हिज पोस्ट। लेकिन ये स्पेसिफिक रूल नहीं है कि आपको करना ही करना है। एजी अपनी कुर्सी पे या अपनी पोजीशन पे रह सकता है, दो गवर्नमेंट जिसने उसको अपॉइंट किया उसने रिजाइन कर दिया फिर भी। ओके, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी हो जाता है गलत। इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द एजी टू रिजाइन। क्लियर, तो इसका आंसर क्या है, पूछा क्या गया कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, तो आंसर आएगा डी, नाइदर वन नॉट टू। क्लियर, चलिए।
विद रेफरेंस टू द रिट्स इशूड बाय द कोर्ट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये है कि रिट्स के बारे में, और पूछा क्या गया कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। पहला, mandamus will not lie against a private organization unless it is entrusted with a public duty। तो पहले स्टेटमेंट में बात की है रिगार्डिंग रीट ऑफ मैंडेमस। रीट ऑफ मैंडेमस अगर मैं उसको एक सिंपल टर्म में कहूँ तो यहाँ पे वही है की टू परफॉर्म दिया ड्यूटी। ओके, सो बट ऑब्वियस है कि अगर मतलब कोर्ट एक रीट इशू कर रही है किसी भी एक अथॉरिटी के अगेंस्ट कि आपको अपना काम करना चाहिए, तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना काम नहीं करेगी या ऑफिस अपना काम नहीं करेगा तो वहाँ पे मतलब किसी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होंगे, और यहाँ पे इन रिटर्न कोर्ट यहाँ पे रिट इशू करेगा ऑफ मैंडेमस। क्लियर? तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट बॉडी है, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी या गवर्नमेंट ऑफिस है, उसके अगेंस्ट ही रिट ऑफ मैंडेमस इशू हो सकता है। आप किसी भी एक प्राइवेट फर्म या प्राइवेट प्लेयर के अगेंस्ट यहाँ पे ये रिट इशू नहीं कर सकते। क्लियर? तो यस, स्टेटमेंट नंबर 1 इज राइट। ओके, दूसरा, मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट द कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी। नहीं, अगर वो गवर्नमेंट कंपनी है तो इट फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। सो अगर कोई मतलब तुम देखना जाओ कि अगर कोई कंपनी गवर्नमेंट कंपनी जो है उसके अंडर फॉल करती है तो बाद में वहां पे उसके अगेंस्ट भी अब रिट इशू कर सकते हो। क्लियर? तो यहां पे ये जो स्टेटमेंट है वो हो जाता है गलत। सो देखो, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट पढ़ के ही मैं यहाँ पे एलिमिनेशन अगर अप्लाई करता हूं, 2 जो है वो यहाँ पे गलत है। राइट? स्ट्रेट फॉरवर्ड में अपने आंसर पे आ गया, C 1 and 3 इज द राइट आंसर, जबकि अभी तक मैंने थर्ड स्टेटमेंट पढ़ा भी नहीं है। क्लियर? तो देखो थर्ड स्टेटमेंट क्या है, एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी अ पिटिशनर टू मूव द कोर्ट टू ऑब्टेन द रेट ऑफ को वारंटो। यस, तो यहाँ पे को वारंटो मतलब जो रीट है, को वारंटो का मतलब क्या है, अंडर हुज वारंट। कि भी सपोज मैं ये कहूँ कि भाई आई एम एन IAS ऑफिसर और आई एम एन IPS ऑफिसर, राइट? तो आप में से कोई भी मतलब ये रेट इशू करवा सकता है कि भले मैंने आपके साथ कुछ बुरा किया अच्छा किया, दैट इज टोटली इररिलेवेंट। आप पूछ सकते हो जब थ्रू दी कोर्ट कि भाई ऑन विच बेसिस आई एम क्लेमिंग दैट आई एम एन IAS और IPS ऑफिसर। क्लियर? तो उसको हम कहते हैं रेट ऑफ को वारंटो, कि अंडर हुज वारंट यू आर क्लेमिंग दिस ऑफिस। क्लियर? तो यस, यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है वो सही आएगा। क्लियर? तो इसका आंसर आएगा C 1 and 3 ओनली। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20, with reference to deputy speaker of Lok Sabha, consider the following statement। और पूछा क्या गया है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। क्लियर? तो देखो पहला तुम देखने जाओ, पहला क्या है, एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा द इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर शेल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज द स्पीकर में फिक्स। यस, ओके, तो एक चीज याद रखना, स्पीकर का जो इलेक्शन होगा उसकी डेट प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। ओके, एंड जो डेप्यूटी स्पीकर जो है, ओके, उसके इलेक्शन की डेट स्पीकर डिसाइड करता है। दैट इज द रूल। क्लियर? तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो यहाँ पे सही है। क्लियर? सो बेस्ड ऑन दिस अगर मैं स्टेटमेंट नंबर 1 भी देखता हूं तो देख लो यहाँ पे C और D ऑटोमेटिकली यहाँ पे निकल जाता है। क्लियर? तो देखो यहाँ पे अब A और B में कॉमन क्या है, 1 3 1 3, तो यह स्टेटमेंट नंबर 3 तो सही होगा, और यहाँ पे 4 तो है, तो 4 तो मतलब गलत ही होगा। क्लियर? सो मेरे को सिर्फ यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट ही पढ़ना है। तो देखने जाओ फ्रेंड्स, भले ही आपको मतलब 3 3 4 4 लाइन के स्टेटमेंट दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, मतलब राइट, आपको ये 4 स्टेटमेंट रियल है कि बहुत लेंथी क्वेश्चन है। लेंथी क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, आप मतलब दिस इज शॉर्टकट मेथड हाउ यू हैव टू सॉल्व द UPSC पेपर, और आपका क्या एक अप्रोच रहना चाहिए वो। स्टेटमेंट नंबर 2, देयर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन that the election of mandatory है that the election of the candidate as a deputy speaker of Lok Sabha shall be from the either principal opposition party or the ruling party।
अब यहाँ पर उन्होंने वर्ड क्या यूज किया है, मैंडेटरी। ओके, सो हमको पता है सिंस द 11th लोकसभा देयर हैज बीन कंसेंसस। ओके, और कंसेंसस बेसिकली क्या है, कंसेंसस सिर्फ इतना ही है कि जो स्पीकर है वो आएगा फ्रॉम रूलिंग पार्टी एंड डेप्यूटी स्पीकर आएगा फ्रॉम सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी। राइट, कंसेंसस ये कोई कि आपको वहां से ही लाना है वो जरूरी नहीं है, वो वहां से आएगा ऐसा कहा गया है। क्लियर, तो स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो यहाँ पे हो जाता है गलत। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए, 1 and 3 ओनली। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड 2022 का जो है वो इट इज द लास्ट क्वेश्चन। इफ अ पर्टिकुलर एरिया is brought under the 5th schedule of the Constitution of India, which one of the following statement reflects the best consequences of it? कि अगर किसी एरिया को मैं 5th शेड्यूल एरिया में लेके आता हूं तो उसका बेस्ट कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। क्लियर, तो देखने जाओ तो यहां पे इसका आंसर बहुत सिंपल है और इसका आंसर आता है ए। दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल। राइट, कि एक ट्राइबल लैंड आप नॉन ट्राइबल लैंड के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्लियर, ये क्लियर कट 5th शेड्यूल में इसका आंसर मेंशन है। ये एक बेसिक क्वेश्चन था। एंड अगर आप देखने जाओ, मेरे को आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि 5th शेड्यूल एरियाज में कौन कौन से स्टेट्स हैं। आपको एक हिंट दूं तो 10 स्टेट है वहाँ पे। सो काइंडली जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि कौन कौन से स्टेट जो है वो 5th शेड्यूल एरियाज के पार्ट है। ओके, और ये थे आपके बेसिकली यूपीएससी 2022 के सारे पॉलिटी के क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये मतलब ये इंटरेस्टिंग लगा होगा एंड काफ़ी यहाँ पे आपको वैल्यू एडिशन हुआ होगा। फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस गो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।